बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट। कल वाले लेक्चर में हमने दो स्टेजेस को देखा था। आज बाकी जो दो रहती हैं उनको देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे और जो है जीन पियाजे की जो थ्योरी उसको कंप्लीट कर देंगे। कल वाला जो पार्ट था हमारा, कल वाले जो दो स्टेजेस थी उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर्स इसकी जो ड्यूरेशन होती है। अच्छा, याद रखिएगा कुछ स्टेजेस हैं, कुछ जगह पर कुछ बुक्स में आपको ना ये एज में ना एक आध साल एक आध जो साल है, ईयर है, उसका डिफरेंस नजर आएगा। बाज जगह पे जो सेकंड स्टेज है ना उसका लिखा हुआ है 2 to 6 ईयर्स, ठीक है। बाज जगह पे 2 to 7 ईयर्स लिखा होगा, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाज दफा ऐसा होता है कि वो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो ये ड्यूरेशन है ना 2 से 6 साल तक होती है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा इसको कर रहे होते हैं डिफाइन के ये जो एज होती है ना 2 से लेके 7वां साल शुरू होने तक होती है। तो इसलिए बाज दफा 2 to 6 लिखा होता है, 2 to 7 लिखा होता है, और अगली जो स्टेज है 7 to 11 होगी। तो आप बेहतर तौर पर अगर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो आप 2 to 6 समझ सकते हैं कि 2 से 6 साल तक का ड्यूरेशन होता है उसका। तो सर लेकिन हम इसको जैसे जैसे हमने मोस्टली थ्योरीज में पढ़ा होता है कि इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टू अर्ली एडोलेसेंस, जी जी एडोलेसेंस जी टू एडल्टहुड, जैसे नीचे भी लिखा हुआ है, तो हम इसको उस जमाने में अब जितनी भी एज होगी तो हम उस तरह से भी तो कंसिडर कर सकते हैं। उस तरह से कर सकते हैं हम, लेकिन ये देखें यहाँ पर अब चाइल्डहुड आ रहा है और अर्ली एडोलेसेंस भी आ रहा है। मतलब कि ये जो आप बता रही हो ना वो जो स्टेजेस हैं या वो ड्यूरेशंस हैं, ठीक है, बच्चे के, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब फर्ज करें थोड़ा सा चाइल्डहुड आ जाएगा, थोड़ा सा डोलेसेंस आ जाएगा, अब इसको हम डिफाइन तो नहीं ना कर सकते कि ये चाइल्डहुड है या डोलेसेंस की बात हो रही है या अडल्टहुड की बात हो रही है। मतलब कि बाज दफा ऐसा होता है कि ये जो स्टेज का जो ड्यूरेशन है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये दो स्टेजेस में लाई कर रहा है, चाइल्डहुड में भी आ रहा है, डोलेसेंस में भी आ रहा है। तो वो कोई एग्जैक्ट नहीं है ना उसका, जो वो वाले स्टेजेस की जो डिवीजन की गई जो आप बता रही हैं, तो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रही है इसकी जो थ्योरी। ठीक है सर। सर मैं नंबर्स के हवाले से कह रही थी कि अगर हम ये कहें भी, जैसे कल भी आपने इसको दो तीन दफा मेंशन किया है कि भाई नंबर्स कैसे आ रहा हो, तो आपने उसको ये वाला देखना है, तो मैं हमारी उसके अकॉर्डिंग कि भाई हमें हमारे दिन में कोई रास आइडिया हो कि चाइल्डहुड से लेके अर्ली एडोलेसेंस मोस्टली 12 साल तक भी होती है, 11 साल तक भी होती है, डिपेंड करता है ना हमारे उसके ऊपर। तो अब इन्फेंसी भी है, जैसे वो हमने कल पढ़ा कि वो 3 से इतने साल तक, 6 साल तक है, इस तरह। तो इस तरह करके मतलब कि भाई जैसे भी आपने कहा है कि वो वेरी कर रही हैं एजेस, तो उस हवाले से कि भाई ये जैसे हमारे जिन में रॉ आइडिया होता है चाइल्डहुड का या अर्ली एडोलेसेंस का या एडल्टहुड का, उसके मुताबिक भाई हम उसको जी करें। जी, हाँ हाँ, ठीक है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो या आप दूसरों को चाहते हो कि मैं इजीली उनको समझा सकूं, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, इस तरह कह सकते हो, नो इशू। सही है सर। अच्छा जी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड अर्ली एडोलेसेंस में जाती है स्टेज इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच स्पैन 7 to 11 ईयर्स। अब यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो मेंटल जो ऑपरेशंस है प्रॉपर यूज करना शुरू कर देता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रीजन करने के लिए, ठीक है, रीजन वगैरह को यूज करना शुरू कर देता है ड्यूरिंग दिस अर्ली एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स। अच्छा, ये एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन एंटर अ न्यू स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज डिस्टिंक्टिवली मोर अडल्ट लाइक मच लेस चाइल्ड लाइक। अब यहाँ पर वो अडल्ट लाइक क्या करने लग जाता है, परफॉर्म करने लग जाता है या एक्ट करने लग जाता है अडल्ट्स की तरह, यानी कि समझदारी के साथ अब वो काम को परफॉर्म करने शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, अब कंक्रीट ऑपरेशंस क्या होता है, इसका क्या मतलब है, मेंटल टास्क टाइड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। अब वो लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या कर सकता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस को ही सही से डील कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसके सामने कोई सिचुएशन है, उसके सामने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उन पर वो अपनी लॉजिक, उनकी रीजन लगा सकता है जो उसके सामने मौजूद हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स को वो डील नहीं कर पाता इस स्टेज के अंदर, ठीक है। यानी कि उसके सामने सिचुएशन होगी, उसके सामने ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके सामने कोई चीज मौजूद होगी, तो उस पर वो अपना सही तरीके से एक्ट कर सकेगा, परफॉर्म कर सकेगा अपनी एक्टिविटीज को। चाइल्ड कैन डू ऑपरेशंस ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट कांट सॉल्व द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को वो डील कर पाता है यहाँ पर अच्छे से,
लेकिन वो अभी भी अब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाता। ये एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अच्छा, मेंटल ऑपरेशंस, यहाँ पर मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। मेंटल ऑपरेशंस आर स्ट्रेटजीज एंड रूल्स दैट मेक थिंकिंग मोर सिस्टमैटिक एंड मोर पावरफुल। यहाँ पर वो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग हो जाता है, सिस्टमैटिक हो जाता है। सब मेंटल ऑपरेशंस अप्लाई टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैथमेटिक्स का सारा रूल्स वो अप्लाई करना शुरू कर देता। आर फेमिलियर अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट कंक्रीट ऑपरेशनल चिल्ड्रन यूज, जो यूज करते हैं ये। अदर मेंटल ऑपरेशंस अप्लाई टू कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज पर भी अप्लाई करना शुरू कर देता है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज को भी पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस कैन बी एडिड mothers plus fathers is equal to parents and subtracted parents minus mothers is equal to father। यानी कि यहाँ पर वो क्या करता है, अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस डिफरेंट चीजों पर अप्लाई करना शुरू कर देता है। अब वो कहे, हम उसको बोलेंगे पेरेंट्स कैसे बनते हैं, वो कहेगा जी मदर्स एंड फादर्स मतलब के मिलेंगे, या मदर और फादर होती है तो पेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर इसे में से हम कहेंगे पेरेंट्स में से मदर को निकाल दो तो पीछे क्या बचता है, वो कह सकता है, वो बताएगा आपको कि फादर मतलब फादर बचेगा। मतलब इस तरह के वो प्लस माइनस कर सकता है, इस जगह पे आके डिफरेंट कैटेगरीज पर अप्लाई कर सकता है, डिफरेंट चीजों पर। अच्छा, मेंटल ऑपरेशंस ही चल रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब कि जब आप उसको देते हैं कि चीजों को अलग-अलग कर दो, तो मतलब कि क्लासेस बना दो या डिफरेंट कैटेगरीज बना दो, तो वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज बना के दे देगा, यानी कि इस काबिल वो हो जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज बना लेता है। जैसे ये एग्जांपल दी गई है, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर शेप एटसेट्रा टू रिलेट कैटेगरीज और क्लासेस टू वन अनदर टू यूज कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और इसी तरह से आगे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सीरिएशन, डिफरेंट सीरीज या सीरिएशन क्या होता है, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वन एस्पेक्ट सच एज साइज वेट और वॉल्यूम। अगर आप उसको बोलेंगे कि चीजों को इस तरह से मतलब कि तरतीब दो, एक सीरीज बनाओ किसी भी एक हवाले से, साइज वेट या वॉल्यूम के हवाले से। इन द लेबोरेटरी पियाजे tested children's seriation by showing that they could arrange sticks of different lengths into order from the स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी कि उसको आप कह देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसकी एक सीरीज बनाओ, तरतीब बनाओ, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बनाओ, तो इसमें बना लेता है वो। अब देखिए सारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को वो डील कर रहा है, उसके सामने मौजूद है चीजें फिजिकली। अच्छा, ट्रांजिटिविटी, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स इन अ सीरियल ऑर्डर। अब ये याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन की बात, डिफरेंट कैटेगरीज में सीरिएशन की बात आएगी, तो सीक्वेंस में ट्रांजिटिविटी की बात आएगी, तो वो यहाँ पर वो बोलेगा कि एक चीज के दूसरी चीज तक पहुंच जाना, एक रिजल्ट को लेकर रिजल्ट तक पहुंच जाना। ability to recognize the logical relationship among objects in a serial order, for example if a is equal to b and b is equal to c, यानी कि a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, यानी कि b जो है बराबर है a के, और उसने बोला है कि जो b फिर वो बराबर है c के। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि a बराबर है c के। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से वो ऑपरेशंस अप्लाई करता है अपने, इस तरह से चीजों के रिजल्ट्स निकालना शुरू कर देता है। If A is greater than B and B is greater than C, then we can say that A must be greater than C। अगर जो A है वो बड़ा है B से और B जो है बड़ा है C से, तो फिर लाजमी बात है कि जो A भी बड़ा होगा C से। ठीक है, यानी कि C सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पर है A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, देन वी कैन से दैट A बड़ा है C से। ये आपको मतलब पिक्चर भी नजर आ रही है, इस तरह से वो अप्लाई करना शुरू कर देता है, चीजों को समझना शुरू कर देता है। ट्रांजिटिविटी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब ये वाली स्टेज पर वो चीजों को रिवर्स करना सीख जाता है, रिवर्सिबिलिटी वाली जो एबिलिटी है उसके अंदर पैदा हो जाती है, चीजों को रिवर्स कर पाता है। ये वाली कल हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। उसके साथ साथ जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो समझ जाता है, अंडरस्टैंड कर जाता है कि कंजर्वेशन किसी की शेप चेंज होने से, अपीयरेंस चेंज होने से उसकी जो क्वांटिटी या क्वालिटी या वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो इस चीज को गेन कर लेता है 7 से 11 साल की एज तक। अब वहां यहाँ पर आप उसको धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। यहाँ पर उसकी जो ईगोसेंट्रिज्म वो भी खत्म हो जाती है। अब वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना शुरू कर देता है, और ये वो उसके माइंड में ये बात वो समझ आता है
मेंटली कि यार दूसरों को अलग पर्सपेक्टिव या एंगल हो सकता है। डिसेंट्रेशन, यहाँ पर वो डिसेंट्रेशन हो जाती है, यानी कि सेंट्रेशन वाला जो एक ही एस्पेक्ट को देखना है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग इज मच मोर पावरफुल देन प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, ये उससे पावरफुल होती है। ठीक है, रिमेंबर दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। हमें पता, हमने पढ़ा है पीछे के जो प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि वो दूसरों के एस्पेक्ट्स को नहीं समझते, एंड सेंटर्ड इन थिंकिंग इन देयर थिंकिंग। नाइदर ऑफ दीज लिमिटेशंस अप्लाई टू चिल्ड्रन इन कंक्रीट ऑपरेशनल। अब यहाँ पर वो ये वाली जो लिमिटेशंस अप्लाई नहीं होती। बट कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग हैज इट्स ओन लिमिट्स, इसकी इस स्टेज की अपनी लिमिट्स हैं। वो लिमिट्स क्या है, फोर्थ में देखेंगे। एज द सॉरी, इसकी जो है कंक्रीट की हमने देख ली है कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। एज द नेम इंप्लाइज कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग इज लिमिटेड टू द टेंजिबल या रियल, टेंजिबल सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स पर ही। अब इस जो टेंजिबल का वर्ड है ना, यानी कि जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, फिजिकल मौजूद होता है, जिसका वजूद होता है, उनको डील कर पाता है अच्छे से। टू द हेयर एंड नाउ, हेयर एंड नाउ की बात कर रहा है। द कंक्रीट, यानी कि जो प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर जो सिचुएशन होगी उसको वो अच्छे से डील कर लेगा कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर। टू द कंक्रीट ऑपरेशनल यंगस्टर्स टेक एन अर्थ बाउंड कंक्रीट प्रैक्टिकल माइंडेड सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, वन दैट persistently fixate on the perceptual perceptible and fearable रियलिटी राइट देयर इन द फ्रंट ऑफ हिम। अगर यानी वही वाली बात है कि हेयर एंड नाउ वाली बात है, फिजिकल अपेयरेंस वाली बात है, दैट इज थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली इज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है या हाइपोथेटिकली सोचना होता है, ये कंक्रीट जो उसकी एबिलिटी है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाली एबिलिटी उससे बियॉन्ड है, उससे अगला स्टेप है। ये वहां पर ये चीज लाई नहीं करती। कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग इज लिमिटेड टू द टेंजिबल एंड रियल टू द हेयर एंड नाउ। मतलब कि जो इसका फाइनल अगर आउटकम निकाले लास्ट पे, तो जो इसकी थिंकिंग होती है वो लिमिटेड होती है टेंजिबल, रियलिटी, हेयर एंड नाउ तक ही बस। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 ईयर से लेके आगे, मतलब कि उससे आगे चलती चली जाती है ये स्टेज। इसको अडोलेसेंस से, यानी कि अडोलेसेंस से ये अडल्टहुड में यहाँ पर दाखिल हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज बहुत समझने वाली है, कॉन्सेप्चुअल है ये। इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच एक्सटेंड्स फ्रॉम रफली एज 11 इनटू अडल्टहुड, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स अप्लाई मेंटल ऑपरेशंस इन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज। अब यहाँ पर वो चीजें उसके सामने जो नहीं भी होती उन पर भी वो ऑपरेशंस अपने अप्लाई कर लेता है, लॉजिकल अपनी थिंकिंग कर लेता है। दे थिंक हाइपोथेटिकली एंड रीजन डिडक्टिवली, हाइपोथेटिकली हाइपोथेसिस बना के और डिडक्ट करके आगे बढ़ सकता है चीजों को। फ्रीड फ्रॉम द कंक्रीट एंड रियल, अब कंक्रीट से वो आगे बढ़ चुका होता है। अब उसको, यानी कि अगर उसकी चीज सामने चीजें फिजिकली मौजूद नहीं भी हैं तो भी वो चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर लेगा और रिजल्ट्स निकाल लेगा या चीजों को समझ लेगा। अडोलेसेंट्स एक्सप्लोर द पॉसिबल व्हाट माइट बी एंड व्हाट कुड बी, वो ये समझ सकता है यहाँ पर कि व्हाट माइट बी एंड व्हाट कुड बी, क्या था या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता था या क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज को वो बना सकता है खुद कि ये हो सकता था या ये होगा। ठीक है, वो मतलब कि लॉजिकली हाइपोथेटिकली ये चीजें डेवलप कर पाता है इस स्टेज पर। मेंटल टास्क इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है यहाँ पर। अनलाइकली रियलिटी ओरिएंटेड कंक्रीट ऑपरेशनल चिल्ड्रन, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकर अंडरस्टैंड रियलिटी इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी। ये इंटरेस्टिंग लाइन है। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल वाले बच्चे हैं ना, अब उनको ये पता चल जाता है कि जस्ट कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल रियलिटी के अलावा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि, या इसको और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं कि फिजिकल अपीयरेंस के अलावा भी हम सिचुएशंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप आज बैठे अपने प्रेजेंट में बैठ के चीजों को लॉजिकली कैलकुलेट करके आप फ्यूचर का रिजल्ट बता सकते हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, माजी को समझ सकते हो, माजी का बता सकते हो। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें।
अच्छा, उसके बाद दे कैन envision alternative realities and examine the consequences of those propositions. For example, ask a concrete operational child what would happen if the gravity meant that objects float up. अब आप अगर उसको बोलें, एक कंक्रीट जो स्टेज वाला बच्चा है उसको बोलें कि ग्रेविटी का मतलब होता है कि चीजों का तैरना, ग्रेविटी का मतलब होता है कि चीजों का तैरना, and you are likely to get a confused or even irritated look and comments like. अब अगर उसको हम बोलेंगे कि ग्रेविटी का मतलब है कि तैरना चीजों का, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे को, तो वो क्या करेगा, वो या तो कंफ्यूज हो जाएगा या वो आपको मतलब कि रिजेक्ट कर देगा कि ये ऐसा तो होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। हम उसको कह रहे हैं कि यार ऐसा समझ लो, वो कहेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने कभी देखा ही नहीं फिजिकली ऐसा, ठीक है। अब वो मतलब अपनी जिद पे अड़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इट डजंट दे फॉलो, यानी कि वो कहेगा ऐसा हो नहीं सकता, मतलब कि चीजें तो नीचे गिरती हैं, तैर नहीं सकती, या मतलब कि उड़ ही नहीं सकती, ठीक है। ग्रेविटी का मतलब होता है कि चीजों का नीचे आना, ठीक है। हम उसको नहीं, वो मानेगा नहीं इस चीज को, कंक्रीट वाला। अच्छा, रियलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग इन कंट्रास्ट फॉर्मल। अब वो जो रियलिटी है ये बेस है उसकी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है? Adolescents use hypothetical reasoning to produce the implication of fundamental change in physical or biological laws. वो hypothesis बना सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्लानिंग कर सकता है, उसको प्रूव करने के लिए, वो उसका रिजल्ट निकालने के लिए, उसको साबित करने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाएगा और फिर उसको करके दिखाएगा इस स्टेज के अंदर। ये अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको समझ आएगी। एग्जाम्पल आपने देखनी है सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमर। अब इस स्टेज पर आके वो किस काबिल हो जाता है? वन ऑफ द, मैं उनमें से एक चीज आपको बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमर। द फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकर कैन अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर। अच्छा, अब ह्यूमर के अंदर, अब अगर हमें कोई जोक सुनाता है, अगर हमें कोई जोक सुनाता है तो हम हंस क्यों पड़ते हैं, कभी आपने सोचा है? हम किस चीज को पकड़ते हैं या किस चीज को समझते हैं कि हम हंसने लग जाते हैं? अब जोक सुनाने वाला हमारे सामने खड़ा है, वो वर्ड्स वो आपके सामने अदा कर रहा है, आपको अचानक हंसी आ जाती है, वो हंसी आपको क्यों आई है? अब उन वर्ड्स या उस जोक के पीछे जो एक मजे का खेल सिचुएशन थी ना, आपने उसको समझ लिया, वो जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी थी ना, आपने उसको पकड़ लिया, वो बड़ी फनी सी थी, आपने माइंड के अंदर उसको परसीव किया, समझा, अंडरस्टैंड किया, ठीक है, उसके बारे में सोचा, तो फिर आपने मतलब कि आपको लगा कि यार ये तो हंसने वाली चीज है, फिर आप हंस पड़ते हो, ठीक है। ये ह्यूमर को समझना एक बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ना, कि आप फिजिकल मौजूद नहीं है, चीज कोई फिजिकली आपके सामने नहीं है, लेकिन आपने उसको अंडरस्टैंड किया और उस पर हंस दिए, ठीक है। ये ह्यूमर को समझना, इस स्टेज पर आके आप बेहतर तौर पर समझ पाते हैं ह्यूमर को। अच्छा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकर कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मीनिंग दैट दे कैन कंसीडर कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर सकते हैं। एंड आइडियाज दे आर नॉट टेंजिबल, उन कॉन्सेप्ट को और आइडियाज को वो कंसीडर कर सकते हैं जो सामने मौजूद नहीं है, जो अभी हमने बात की है, जैसे अभी ह्यूमर को वो समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे में कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस हमारे सामने नजर तो नहीं आ रहा होता, लेकिन हम समझ रहे होते हैं कि जस्टिस का मतलब होता है कि किसी के साथ ज्यादती ना करना, किसी को किसी का हक दे देना, ये जस्टिस है। फेयरनेस का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता है, फिजिकल तो हमारे सामने मौजूद नहीं है लेकिन हम समझ रहे हैं। लव का मतलब क्या होता है, फिजिकल तो सामने नहीं है लेकिन हम समझ रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं, या हम उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि लव का मतलब होता है किसी की केयर करना, किसी को अपना समझना, ठीक है, विदाउट नीडिंग अ कंक्रीट एग्जाम्पल। अब इसकी लव की हमें कोई कंक्रीट एग्जाम्पल नहीं चाहिए होती कि मुझे बताओ, यहां दिखाओ मुझे लव क्या होता है, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कोई यहाँ पर फिजिकल एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती, ये आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपने समझना होता है। लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद डेवलपिंग हाइपोथेसिस, इंडिविजुअल्स एट दिस स्टेज कैन फार्मुलेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। For example, they might develop a hypothesis about why a certain plant is growing poorly. अब यहाँ पर अगर उसने देखा है कि प्लांट है जो अच्छे से सही ग्रो नहीं कर रहा, तो वो हाइपोथेसिस बनाएगा why hypothesis not growing, मतलब why plant growing poorly and design an experiment to test it. हाइपोथेसिस उसने बना लिया, उसने एक रिजल्ट निकाला, फिर उसको साबित करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करेगा और अपनी चीजों को साबित कर देगा रिजल्ट निकाल के। जी, यहां पर समझ आई इस चीज की कुछ आपको? इस स्टेज का जो बेसिकली मेन चीज है, कॉन्सेप्ट है,
यस सर, लेकिन हम यहाँ पे कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थिंकिंग पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो जी सर हम वो जो रीजनिंग से मुतालिक चीजें हैं, लॉजिक को समझना शुरू कर देता है, इफ एंड वर्ड्स को समझना शुरू कर देता है। जबकि कंक्रीट में जब हम देखते हैं तो वो तो सॉलिड चीजों पर बेस करता है ना, कि ये चीज ऐसी, पहाड़ इस तरफ बेतब से नजर आ रहा है तो उधर से भी ऐसे ही वो होगा। कंक्रीट के हवाले से अगर हम बात करें जी। तो फिर इसमें तो टेंजिबल टेंजिबल चीजें ही होती हैं कंक्रीट ना। तो कंक्रीट के अंदर तो बात ही टेंजिबल की हुई है। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट का भी तो आपने तज़किरा किया है साथ ही। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट की तो बात कर रहे हैं ना कि अब वो उसको ना कंक्रीट में तो उसी वक्त वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा या अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा जब उसके सामने फिजिकल चीजें मौजूद होंगी। जबकि एब्स्ट्रैक्ट, ये जो एब्स्ट्रैक्ट की बात मैं कर रहा हूं या ये फोर्थ स्टेज की बात कर रहा हूं, इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी वो प्लानिंग कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक हो गया सर, समझ आ हाँ, ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा था। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, बेसिकली मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां लिखी हैं, ये वाली। थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस, के अंदर मेंटल प्रोसेस आपके होते हैं द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय मेकिंग कनेक्शंस। यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास नॉलेज होता है, अब उसमें इस काबिल होते हैं कि उस नॉलेज की बेस पे हम उनको प्लस माइनस करके हम रिजल्ट निकाल सकें, डिफरेंट कनेक्शंस जोड़ सकें। ठीक है। थिंकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, हम यहाँ पर इमेजिनेट कर सकते हैं चीजों को, इमेजिनेशन होती है यहाँ पर, इमेजिन करते हैं हम। यूजिंग मेटाफर्स एंड एनालॉजीज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। रिफ्रेम द प्रॉब्लम इन अ न्यू वे, मतलब हम प्रॉब्लम्स को नए वे में जोड़ सकते हैं। अब एनालॉजीज मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, अगर बच्चे के सामने जो कंक्रीट ऑपरेशन वाला, उसको बोलेंगे कि यार ये तो ना सूरज की तरह गर्म है, तो अब वो जो कंक्रीट ऑपरेशन वाला बच्चा है ना, वो कहेगा यार सूरज तो बहुत गर्म होता है, तो ये सूरज की तरह गर्म कैसे हो सकता है, अगर ये सूरज की तरह गर्म होता तो हम तो सारे जल जाते। ये कंक्रीट वाला बात करेगा। लेकिन ये जो फोर्थ स्टेज वाला बच्चा है, जब इसको आप कहोगे ना कि यार ये सूरज की तरह गर्म है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि यार ये उसकी क्वालिटी की बात हो रही है कि ये सूरज जैसे गर्म है ना, उसी तरह की गर्मी इसके अंदर है, गुस्सा इसके अंदर है। तो फोर्थ स्टेज वाला समझ जाएगा। लेकिन जो थर्ड स्टेज वाला है ना, वो कहेगा यार ये क्या बात कर रहे हो, अगर ये सूरज की तरह गर्म होता हम तो जल जाते। ठीक है, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, अगर आप इस स्टेज को समझना चाहें। समझ रहे हैं ना आप? यस सर, समझ रही हाँ, तो ये वाली है स्टेज के अंदर, ये वाली चीज आ जाती है, और इमेजिन करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब वो उसके सामने कोई चीज नहीं भी मौजूद पड़ी तो वो इमेजिन करके रिजल्ट्स निकाल रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके सामने एक लाइन लिखी होती है, उसके पीछे जो उसका मीनिंग होता है उसको हमने समझना होता है। ठीक है, तो अब कंक्रीट वाला तो वो कहेगा यार मेरे सामने मुझे दिखाओ, यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही, यानी कि ये लिखा हुआ है कि बिल्ली एक रहमदिल, आप कह सकते हैं कि बिल्ली एक रहमदिल जानवर है, फर्ज कर लेते हैं, मेरे जहन में ऐसे एक एग्जांपल आई है। तो अब वो कहेगा रहमदिल कहाँ, मैंने तो कभी उसको किसी के साथ प्यार करते देखा ही नहीं है। ठीक है, या किसी के लिए कोई चाय पानी या रोटी उसको ला के देते देखा ही नहीं, या किसी के लिए ऐसा नहीं मैंने देखा कि वो झाड़ू लगा रही है, या मैंने किसी को वो खैरात देते हुए नहीं देखा बिल्ली को। ठीक है, कंक्रीट वाला ये बात करेगा। लेकिन हम जो फोर्थ स्टेज वाला होगा, फॉर्मल ऑपरेशन वाला, वो कहेगा हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि वो मतलब एक काइंड एनिमल है, कोई जुल्म करने वाला एनिमल नहीं है, या कोई इंसानों को मारने वाला एनिमल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब चीजों को वो समझना शुरू कर देता है। बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था इस स्टेज का। बाकी जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं वो थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इंडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल करता है वो, डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि उसके पास अगर एक चीज उसने देखी है तो उसकी बेस पे उसको जनरलाइज कर देगा इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर उसके पास एक से ज्यादा चीजें, यानी कि बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, तो उसमें से वो एक रिजल्ट निकाल लेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसकी एग्जांपल है, या मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट है जो जीन पियाजे ने किया था कि अब वो वाली बात समझा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट वाले और कंक्रीट वाले में डिफरेंस क्या है। उसने एक बोला था कि आप मतलब कुछ फ्लूइड दे दिए उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर स्टूडेंट्स को, और बोला कि इन फ्लूइड्स में से कुछ फ्लूइड को मिलाने से, दो फ्लूइड्स को मिलाने से ब्लू कलर बनेगा। ठीक है, ब्लू कलर बनेगा। और कंक्रीट ऑपरेशनल वाले पता क्या कहता कि उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने जल्दी जल्दी उठा के सारे जो फ्लूइड है डालना शुरू कर दिए कि देखते हैं किससे मतलब बनता है। मतलब कि उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई सोचा नहीं, बस फौरन से उठा के तो उन्होंने डालने शुरू कर दिए।
ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो है डाले ना फ्लूइड, यानी कि जो लिबर्टी के अंदर खड़े बच्चे ये सारे कंक्रीट वाले हैं। वो कहता है कि जो फॉर्मल ऑपरेशन वाला बच्चा है ना, वो पहले तरीके से उसकी प्लानिंग करेगा कि यार इसका मतलब क्या है, ये जो बात हुई है, अगर हमने ब्लू कलर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, हमने अगर सब कलर्स को चेक करना है कैसे करेंगे। वो एक कलर को साइड पे कर लेगा, फिर बाकी सारे जो कलर है ना उस कलर के अंदर एक उस फ्लूइड के अंदर, यानी कि बाकी सारे फ्लूइड को उस फ्लूइड के अंदर बारी बारी डालेगा। अगर वो एक डालने से नहीं बना तो फिर वो दूसरा फ्लूइड डालेगा, नहीं बना फिर तीसरा डालेगा, चौथा डालेगा, इस तरह से। अगर वो कोई भी मतलब कि उस फ्लूइड के साथ कोई भी मैच करके ब्लू कलर नहीं बन रहा है तो फिर वो अगले को सिलेक्ट करेगा और फिर उसको ट्राई करेगा। ठीक है। वो कहते हैं कि ये नहीं कि वो कुछ सोचे समझे बगैर ही वो डालना शुरू कर देगा और कोई तरतीब नहीं होगी, कोई सीक्वेंस नहीं होगी। फॉर्मल ऑपरेशन वाला बाकायदा प्लानिंग करेगा, उसके बारे में सोचेगा और फिर उसको परफॉर्म करेगा। अब एक और एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी सूरज वाली, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है। सपोज वी विल पर्सन द फॉलोइंग टू फैक्ट्स, इफ यू हिट अ ग्लास विद द हैमर द ग्लास विल ब्रेक। एक एग्जांपल है कि अगर आप एक कंक्रीट ऑपरेशनल वाला बच्चा और फॉर्मल ऑपरेशन वाला बच्चा है, उसको बोले अगर आप ग्लास को हैमर से तोड़ोगे तो वो टूट जाता है। अब अली हिट अ ग्लास विद हैमर, अली ने ग्लास मतलब के हथौड़े पर हथौड़ा मारा ग्लास पर। तो अगर हम इस कंक्रीट वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा जाहिर सी बात है ग्लास टूट गया। अगर फार्मल से पूछेंगे वो भी बोलेगा हाँ जी टूट गया। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगर हम कहें कंक्रीट ऑपरेशन वाले बच्चे को, इफ यू हिट अ ग्लास विद द फीदर द ग्लास विल ब्रेक, के एक पर पंख से अगर हम पंख ग्लास को मारें तो ग्लास टूट जाता है। एक हमने एक उसको मतलब कि फिक्रा दे दिया। अली हिट अ ग्लास विद द फीदर, अली ने ग्लास को हिट किया फीदर के साथ, पंख के साथ। तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल वाला है ना, अब हमने ये बोला है कि ये बेसिकली, अब इसको एक और तरीके से समझाता हूं अगर आपको सही से समझ नहीं आई। ये समझ ले एक लॉ है, नेचर का लॉ है। सपोज कर लेते हैं कि अगर आप ग्लास को पंख के साथ मारेंगे तो ग्लास टूट जाएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है, सारी दुनिया में ऐसा होता है। फिर अली ने क्या किया, उस पंख के साथ ग्लास को हिट किया, ठीक है, हिट कर दिया। अब इस यूनिवर्सल हम पैटर्न के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लास टूट जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि ग्लास टूट जाता है पंख मारने से। अगर अब हमें तो पता है कि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला या फॉर्मल ऑपरेशन वाला कि ये अगर ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है तो लाजमी ग्लास टूट जाएगा। ठीक है। अब यही वाली बात अगर हम उससे कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल वाले से, तो वो इस बात को मानेगा ही नहीं। वो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, पंख तो छोटा सा होता है, पंख तो हल्का सा होता है, वो ग्लास को कैसे तोड़ सकता है। यही डिफरेंस होगा कंक्रीट में और फॉर्मल ऑपरेशनल में, कि उसको बात लॉजिकली समझ आ जाती है कि यार अगर ये हमने सपोज कर लिया कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो अली ने जब फीदर मारा है, पंख मारा है ग्लास को, तो इट मीन कि ग्लास टूट गया है, उसका रिजल्ट टूटने में निकला है। जबकि कंक्रीट वाला इसको नहीं मानेगा, वो कहेगा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये थी कुछ एग्जांपल्स इसकी। और बस यही यहाँ पर हाइपोथेटिकली वो आगे बढ़ता है और अपनी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। डिडक्टिव इंडक्टिव भी हो गया। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ें, वीकनेसेस और क्रिटिसिज्म की बात करें जल्दी से।